हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। मैं रेलवे में टेक्नीशियन हूँ। आज की वीडियो में टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो ग्रुप डी एग्ज़ाम, एएलपी एग्ज़ाम, टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। बिना समय गवाते हुए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? नंबर 1, जल में चाक का चूर्ण। ऑप्शन 2, जल में चीनी का घोल। ऑप्शन 3, जल में तेल। ऑप्शन 4, जल में दूध की कुछ बूंदें। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जल में चौक का चूर्ण। इसका फैक्ट जान लेते हैं। पानी में चौक पाउडर या मटमैला पानी, ये कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। यह बिस्मांगी विलयन का उदाहरण है। आज का दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, साबुन का जलरागि सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया विलय होता है, क्या करता है? ऑप्शन ए, जल। ऑप्शन 2, तेल। ऑप्शन 3, जल एवं तेल दोनों। ऑप्शन 4, हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जल। इसका फैक्ट जान लेते हैं। साबुन का जलरागि सिरा जल पानी के साथ अभिक्रिया करता है और उसमें विलय होता है, क्योंकि यह एक ध्रुवीय आयनिक सिरा होता है जो जल के ध्रुवीय अणुओं को आकर्षित करता है। इसके विपरीत साबुन का जलविरागी सिरा जल से दूर रहता है और तेल या ग्रीस जैसे अध्रुवीय पदार्थों के साथ संपर्क करता है। आज का तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? ऑप्शन ए, यह दृढ़ होते हैं। ऑप्शन 2, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन 3, यह अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। ऑप्शन 4, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन 2, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसका फैक्ट जान लेते हैं। द्रव का अभिलाक्षणिक गुण उसका निश्चित आयतन लेकिन अनिश्चित आकार होता है, क्योंकि इसको किसी भी बर्तन में डालते हैं ना तो उसी का आकार ले लेता है। इसका अर्थ है कि द्रव की मात्रा स्थिर रहती है लेकिन वह जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। आज का चौथा क्वेश्चन होने वाला है, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? ऑप्शन ए, पंखुड़ियाँ। ऑप्शन 2, थैलेमस। ऑप्शन 3, बायदल पुंज। ऑप्शन 4, परागकण एवं बीजांड। इसका आंसर है ऑप्शन 4, परागकण एवं बीजांड। इसका फैक्ट जान लेते हैं। परागकणों में पौधे के नर युग्मक शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं। बीजांडों में पौधे के मादा युग्मक अंडाणु कोशिकाएं होती हैं। निषेचन तब होता है जब परागकण से नर युग्मक बीजांड के अंदर एक मादा युग्मक के साथ जुड़ जाता है। इस विलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है जो एक भ्रूण में विकसित होता है। इसलिए इसका परागकण और बीजांड पौधों में लैंगिक प्रजनन और निषेचन के लिए आवश्यक है। आज का चौथा क्वेश्चन हो गया है। अब पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? ऑप्शन ए, अशुद्ध धातु। ऑप्शन 2, धातु लवण। ऑप्शन 3, मिश्र धातु। ऑप्शन 4, शुद्ध धातु। इसका आंसर है ऑप्शन 4, शुद्ध धातु। इसका फैक्ट जान लेते हैं। शुद्ध अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड शुद्ध धातु की एक पतली पट्टी होती है जिस पर विद्युत अपघट विलयन से धातु आयन जमा होते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। यह एक अपचयन रिडक्शन प्रक्रिया है जहां धातु आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके शुद्ध धातु परमाणुओं के रूप में कैथोड पर जमा हो जाते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन हो गया है। अब छठवां क्वेश्चन करने वाले हैं। छठवां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन अभ्र में। ऑप्शन 2, नाभिक में। ऑप्शन 3, इलेक्ट्रॉनों के कोषों में। ऑप्शन 4, यह सर्वत्र समान रूप से वितरित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन 2, नाभिक में। रदर
क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। इसका फैक्ट जान लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित एक छोटे सघन धनावेशित कण में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का सारा धन आवेश और उसका लगभग सारा द्रव्यमान एक बहुत छोटे केंद्रीय क्षेत्र में समाहित होता है। इस केंद्रीय भाग को ही नाभिक कहा गया है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। आज का 7वां क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, यह रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 2, यह महिला यौन अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। यह ऑप्शन 3, यह सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है। ऑप्शन 4, यह शरीर के विकास के लिए चयापचय को नियंत्रित करता है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, यह सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है। इसका फैक्ट जान लेते हैं। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, शरीर की लंबाई बढ़ाने, हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण, वसा और मांसपेशियों के चयापचय को, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने और शरीर की सामान्य संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और बचपन में वृद्धि को बढ़ावा देता है, जबकि वयस्कों में यह शरीर की वसा कम करने, हड्डियों और मांसपेशियों का घनत्व बढ़ाने और रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। आज का 8वां क्वेश्चन होने वाला है, मिश्रण में कोलाइडस कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बाष्पीकरण। ऑप्शन 2, आसवन। ऑप्शन 3, अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन 4, निस्यंदन छानने की प्रक्रिया। इसका आंसर है ऑप्शन 3, अपकेंद्रीकरण। इसका फैक्ट जान लेते हैं। मिश्रण से कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। अपकेंद्र में मिश्रण को उच्च गति पर घुमाया जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण से कहीं अधिक मजबूत केंद्रापसारक बल उत्पन्न होता है, जो कोलाइडी कणों को नीचे बैठने अपसाधन करने के लिए मजबूर करता है, जिससे वे द्रव से अलग हो जाते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन होने वाला है, खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। ऑप्शन 2, परपोषी और परपोषी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं और इसे शाकाहारियों या अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। ऑप्शन 4, शाकाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता दूसरे स्तर पर आते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वपोषी और उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। और इसका फैक्ट जान लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर वह स्तर है जो किसी जीव की ऊर्जा की स्थिति को दर्शाता है, जहां उत्पादक पहले पोषी स्तर पर होते हैं, शाकाहारी दूसरे पर और मांसाहारी तीसरे पर और चौथे स्तर पर होते हैं। हर पोषी स्तर पर ऊर्जा घटती है, जिसे खाद्य श्रृंखलाएं आमतौर पर 3-4 स्तरों तक सीमित रहती हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है, 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए, आयोडो फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन 2, क्लोरोआइडोकार्बन। ऑप्शन 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन 4, आयोडो ब्रोमोकार्बन। इसका आंसर होने वाला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन 3। इसका फैक्ट जान लेते हैं। 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक कृत्रिम रसायन उत्तरदायी थे। ये रसायन रेफ्रिजरेंट, शीतलक और अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाते थे और जब वायुमंडल में छोड़े जाते थे तो समताप मंडल में ओजोन परत के विनाश का कारण बनते थे। ये अपने
10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रही है कि इनकी लैंग्वेज कैसी है, तो भैया अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, नया हूँ, तो सपोर्ट आप करेंगे तो आगे भी जा सकते हैं। और बात रही लैंग्वेज की, तो अब धीरे धीरे अभी अटक रहा हूँ, मगर अटकूंगा नहीं। 2-4 वीडियोस में दिक्कत पड़ेगी, मगर इसके बाद आपको दिक्कत नहीं लगेगी, मगर समझाऊंगा इससे बेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।